हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथ में आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। आज नाग पंचमी है, तो आपको नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सांप हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। इसलिए अगर कहीं पे भी सांप दिखता है तो उसको मारे नहीं, अपने लोकेलिटी का जो भी स्नेक रेस्क्यूअर है उसको फोन करें। जैसे कि मेरी लोकेलिटी में एक स्नेक रेस्क्यूअर है हरिओम जी। मैं उनके चैनल का लिंक और उनका नंबर आपने कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपके लोकेलिटी में कोई सांप निकलता है या किसी को कोई सांप काटता है तो आप उससे संपर्क करें, ठीक है। आइए हम अब अपने काम की बात चालू करते हैं। अपने काम की बात यानी कि अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 या 12 होगा मेरे ख्याल से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने में, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पर पहले आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी हम चालू करेंगे। The number of electric field lines passing perpendicular to a surface is called electric flux. The number of electric field lines passing perpendicularly to a surface is called electric flux. यानी कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आप जानते हो ना, वही जो कि चार्ज से निकलती है। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ये ये देखिएगा कि एक कोई एरिया है, कोई सीट है जो कि ऐसे रखा हुआ, ठीक। और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे कितनी लाइंस यहाँ इस सरफेस से परपेंडिकुलरली ऐसे गुजर जा रही है। परपेंडिकुलरली का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे आई, जैसे मान लो ये एक सरफेस है ऐसे, तो इससे आई और ऐसे इससे गुजर गई, ये आई इससे ऐसे इससे गुजर गई, ये। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस। जैसे मान लो ना, ऐसे समझो, तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा है, हमने यहाँ पे क्या रखा है, चार्ज रखा है। इस चार्ज से बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, सॉरी रेज नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। हमने फिर यहाँ पे एक सरफेस रख लिया, कोई भी एक शीशा वगैरह ले लो या कुछ भी, या कुछ भी ले लो, बर्तन वगैरह ले लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली, उस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमने यहीं पे एक चार्ज रख लिया, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस बोर्ड में हर जगह जाके ऐसे घुस रही हैं।
तो इससे कुछ फील्ड लाइंस ऐसी भी होंगी जो इसको परपेंडिकुलरली पास करेंगे। देखना, जैसे इससे निकल रही है गोल तरीका से, इससे ऐसे निकल रही है, तो यहां से निकलेगी तो हर जगह यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, मतलब चारों तरफ तीर की तरह। लेकिन इसमें से जो इसको परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं वही नंबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इसको फाई बोलते हैं। और नीचे क्या लिखा रहता है, ई। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। तो यहाँ के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया आपको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नया टॉपिक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है यार। जैसे तुमने डिस्टेंस और टाइम पढ़ा, उसके बाद स्पीड निकालना है, तो उसी तरीके से एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला के बाद इसका ऐसा यूनिट, उसके बाद हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें। तो चलिए आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये बात। अब एक बात मुझे बताइए जरा कि अगर मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा ना फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, फील्ड को क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब की बार भी यही सीट हमारा ये ऐसा कुछ सीट है, और फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाने का मतलब ये होगा कि अब जो है फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, फील्ड लाइंस में क्लोजनेस आ जाएगा, बताया गया है आपको। तो अब फील्ड लाइंस कुछ ऐसी पास होंगी। देखो अब की बार ये फील्ड क्या हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई। फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई यानी कि अब ज्यादा उस इतने ही एरिया में अब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही हैं। तो अब की बार फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। 4 लाइन पास करेंगे, 1 2 3 4, फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब की बार क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सेम रहने देते हैं, यानी कि ऐसा इतना ही, और एरिया जो है सीट के एरिया को हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, यानी कि अब की बार ये कुछ ऐसा हो गया। अब की बार ये एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, अब फील्ड लाइंस यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 के बराबर हो गया। यानी कि एक चीज और हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया आल्सो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आल्सो। देखो जाहिर सी बात है यार कि अगर मान लो कि तुम इमेजिन करो ना कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश को क्या कर लो, बारिश को एज्यूम कर लो, बारिश की जो बूंदे हैं उनको एज्यूम कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अपने बर्तन को तुम एज्यूम कर लो कोई एरिया ये वाला। तो जितना बड़ा तुम बर्तन लेके जाओगे उतनी ही ज्यादा बारिश की बूंदे उसमें कलेक्ट होंगी। तो उसी तरीके से जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब
एक चीज हम समझ गए कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सिर्फ ये ई और ए पे ही डिपेंड करता है या और भी कोई चीज है, तो देख लीजिएगा, सुनिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मान लेते हैं कि ये एक ये एक एरिया है, ठीक है, ठीक, ये एक एरिया है और अब की बार ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलरली ना जाके ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। यानी कि अगर इसकी परपेंडिकुलर होता तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होता, ऐसे होता परपेंडिकुलर, समझना इस चीज को, इसका परपेंडिकुलर ऐसे होता, ये मैं ऐसे सीट बना रहा हूं, इसका मतलब ये समझो ऐसे है, सुनना, देखो ऐसे समझो, ये हमारा सीट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले एकदम ऐसे जा रही थी परपेंडिकुलरली, लेकिन अब कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यानी कि देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया, लेकिन ये जा कैसे रही है, ये जा इस तरीके से रही है, देखो यहां पे दिख रहा है ना, यानी कि ये समथिंग कोई एंगल थीटा बना रही है, कोई एंगल क्या बना रही है, थीटा। तो एक बात बताओ कि अब जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होगा, इस वाले कंपोनेंट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी, नॉर्मली कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, इस सीट का परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है। तो मुझे जरा एक चीज समझाओ कि अब की बार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा या इसकी वजह से, इस वाली लाइन के इस कंपोनेंट की वजह से। ध्यान से समझना, इस वाले लाइन को हम दो कंपोनेंट में बांट देते हैं, तो इस वाले लाइन को दो कंपोनेंट में बांटेंगे तो एक इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और एक इधर की तरफ, समझना बात को ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा तुम्हारा ई साइन थीटा। तो बताओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, द लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट पास कर रहा है, ये या ये। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा तुम्हारा एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और थीटा पे। तो इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूं उस फॉर्मूला को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे मिटा के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। पूछो कैसे, देखो यहाँ पे ई कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे इसका एरिया, जब समथिंग मान लो इसका एरिया क्या है, ए है, तो इन तीनों चीजों पे ए ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा यहां से ए ई कॉस थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई डॉट ए, क्रॉस कॉस थीटा को इस टर्म में लिख सकते हैं ना, ई डॉट ए। समझना इस बात को, ये ई कॉस थीटा कहां से है आपको समझना है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये कॉस कंपोनेंट ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉस कंपोनेंट ही है जो कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ला के देगा। समझ में आ रही कहानी, वो उसका कॉस कंपोनेंट ही है जो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ला के देगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये cos थीटा मैंने पता है कैसे लिखा, देखो ऐसे लिख दिया, देखो फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होना चाहिए, किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इनटू किस पे, एरिया इनटू ई cos थीटा। तो इसको हमने ई ए cos थीटा ऐसा लिख दिया, यही काम किया हमने, और इसको फिर से हमने क्या लिख दिया, ई डॉट ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पूछना चाहिए कि सर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो हमने मान लिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया के ऊपर आप कैसे वेक्टर क्वांटिटी लगा रहे हो, एरिया के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी कैसे लगा रहे हो। देखो फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स में
किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, उसके बाद वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है जिस शीट से हम पास करवा रहे हैं कितना बड़ा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, और तीसरी चीज किस एंगल से पास कर रहा है उस पर भी। तो यहां पे हमने लिखा E डॉट ए, तो यहां पे ये ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, हमको तो नहीं पता है सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसके लिए तो आइए चालू करते हैं एरिया वेक्टर। अभी तक आपने पढ़ा था कि एरिया क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन अभी जो फॉर्मूला प्रूव हुआ फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर आया, फ्लक्स का फॉर्मूला आया E डॉट ए के बराबर, यानी कि एरिया वेक्टर। क्लास 10th तक के बच्चों से या क्लास 11th तक के बच्चों से अगर पूछो कि सर बच्चों एरिया क्या होती है, तो वो बोलेगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल समझो बना दिया, ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा एक रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा है कुछ, ऐसा एक रेक्टेंगल ऐसे बना दिया जिसका लेंथ L है और जिसकी ब्रेथ क्या है, B है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आप सिंपल सा जवाब दे दोगे L इंटू बी, यानी कि L भी हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अभी तो हमने देखा कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो किसी भी फिगर का, अब देखो ये इसका एरिया तुमने निकाल लिया L इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ दिस फिगर, तो द प्लेन, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो चीज होती है वो होती है उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये एक बुक हो गया, ये एक बुक हो गया, ठीक है। अभी तुम इसको क्या समझो, एक रेक्टेंगल समझो, बुक है ये, सामने से तुमको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगल का इसका अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन मैं तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली इसके नॉर्मल या इसके जस्ट पीछे भी हो सकता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जैसे मान लेते हैं, समझना ध्यान से, ये कोई एक्स वाई और जेड प्लेन है। इस एक्स वाई जेड प्लेन में अगर एक दिया हुआ एक रेक्टेंगल एक्स वाई, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा स्क्वायर बनाते हैं, ये जिसकी साइड क्या है, ए है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर, व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस, व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस फिगर, तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर। बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो इस पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में है ना, जेड कैसे, जेड यहाँ पे हम बनाया हमने ऐसे, नहीं तो नॉर्मली जेड कैसा होता है, ऐसा बाहर, या तो बाहर की तरफ नहीं तो अंदर की तरफ। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में, यानी कि वो ये हो सकता है ऐसा, ए स्क्वायर इंटू के कैप। अब से अगर कोई तुमसे आंसर पूछता है एरिया का, तो अब तुम ऐसे बताओगे ए स्क्वायर इंटू के कैप, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर इंटू के कैप। वो पॉजिटिव जेड भी हो सकता है और वो नेगेटिव जेड भी हो सकता है। ये एक बोर्ड दिख रहा है ना आपको, इस बोर्ड का अगर तुमसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस बोर्ड, तो इसका जो भी लेंथ इंटू ब्रेथ और या उसका डायरेक्शन या तो आउटवर्ड में और नहीं तो इनवर्ड में, यानी कि एरिया वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है उसका वो किसके कैसा होता है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन होता है। समझ लो इस बात को ध्यान से। इस बोर्ड में इसका डायरेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, तो आउटवर्ड नहीं तो, ठीक है। तो आइए कुछ एरिया वेक्टर से सवाल बना लेते हैं। इसको एक चीज नोट करके लिख लो कि डायरेक्शन of area vector is perpendicular
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ फिगर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ फिगर। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चलिए एक दो सवाल करते हैं हम। इसका समझ में आ गया आपको? चलिए एक और जवाब बताइए मुझे। सुना प्यार की एक कहानी, एक लड़का एल बी एक्स वाई और जेड। बताइए मुझे व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बताइए, आंसर जल्दी से बताइए। किस प्लेन में है ये? वाई जेड प्लेन में है और लेंथ और ब्रेथ ये रेक्टेंगल है, सॉरी एक्स जेड प्लेन में, सॉरी एक्स जेड प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? चलिए आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं बता रहा हूं। एल बी इंटू, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो इसके सरफेस का, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा वाई डायरेक्शन में। समझो ना? जैसे देखो ये मैं ऐसे समझा रहा हूं इसको, देखो ये तीन मार्कर हमने ले लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया? जेड हो गया। तो है किसमें? वो वाई जेड प्लेन में है ना, यानी कि वो यहाँ पे है। वाई जेड नहीं सॉरी एक्स जेड प्लेन में ना, ये एक्स ये वाई और ये जेड, तो वो किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। तो ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे होगा वो, यही पे होगा ना। तो इसका एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया इस रेक्टेंगल का। मान लो मेरा हाथ अभी रेक्टेंगल है, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द फिगर। तो इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन में, नहीं तो डाउनवर्ड यानी कि या तो पॉजिटिव वाई में नहीं तो नेगेटिव वाई में। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है क्या? जे कैप, और ये भी हो सकता है माइनस एल बी, ये दोनों हो सकते हैं। चलिए इसी पे एक और सवाल बनाइए। चलिए बनाइए। व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सर्किल? एरिया वेक्टर आंसर बताइए। सिर्फ एरिया नहीं, अब क्या निकालना है आपको? एरिया वेक्टर निकालना है, यानी कि एरिया वेक्टर का मतलब कि आपको अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो एक्स वाई प्लेन में तो परपेंडिकुलर किस में हो जाएगा? जेड प्लेन में। तो या तो ये के कैप ऐसा होगा और नहीं तो माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप ऐसा होगा। तो अब एरिया वेक्टर आपको समझ में आया? एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो आप शुरू से निकालते आ रहे हो, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन, इधर इन बोथ द डायरेक्शंस। या तो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नहीं तो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो देखो अब ये एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा ये जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये स्क्वायर के लिए बताया, ये रेक्टेंगल के लिए बताया, ये जो भी जिस भी चीज के लिए बताया, अभी 2D फिगर के लिए बताया हमने। किसके लिए बताया? 2D फिगर के लिए, जिसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस फिगर। ओपन SURFACE सरफेस फिगर। ओपन सरफेस फिगर का मतलब कि वो जो खुला हो उसका सरफेस, क्लोज नहीं हो वो। देखिए इसमें जो एरिया वेक्टर था उसमें दो आंसर्स आ रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल लिया हमने, ये एक रेक्टेंगल आपके सामने है, तो इसका एरिया वेक्टर लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस आउटवर्ड डायरेक्शन में भी और लेंथ इनटू ब्रेथ इनवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, अब जरा सा बात कर लेते हैं 3D फिगर की और उसके एरिया वेक्टर की। ठीक है, जैसे देखिए तो चलिए आइए 3D के लिए देख लेते हैं क्या सिस्टम है। 3D फिगर्स के लिए एरिया वेक्टर का क्या वो होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये 3D फिगर की एक क्यूब है जिसकी साइड ए ए ए ए ए, मतलब कि इसकी पूरी साइड क्या है? ए ए ए है। ठीक है, ये एज यूजुअल एक्स वाई और जेड, ये सब ए है, ये भी ए है, ये भी है, सारी इसका साइड क्या है? ए।
अब इस क्यूब की अगर बात करें तो इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं? इस क्यूब में सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 नीचे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये बैक वाला 6, 6 सरफेसेस हैं इस क्यूब में। तो इन 6 सरफेसेस में सबकी क्या होगी? अपनी अपनी सबका अपना अपना क्या होगा? एरिया होगा। तो सरफेस 1 की अगर बात करें तो सरफेस 1 कौन सा सरफेस हो जाएगा? सरफेस 1 यही वाला सरफेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा? सरफेस 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें सरफेस 1 की तो फ्लक्स सरफेस 1 का एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ 1, एरिया वेक्टर ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है। और डायरेक्शन क्या होगा? तो अब देखो ध्यान से देखना, इसका जो डायरेक्शन होगा ये यहां से अपवर्ड होगा। देखो ये ऐसा ऐसा सरफेस है ना, ऐसा, तो इसका क्या होगा? अपवर्ड होगा। अपवर्ड तो बोलोगे सर हमको तो सिखाया गया था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। देखो 2D फिगर और 3D फिगर में यही अंतर होता है कि 2D फिगर में डायरेक्शन दोनों तरफ आप ले सकते हो, लेकिन 3D फिगर में जिधर क्लोज्ड पोर्शन है, समझना बात को, जिधर क्लोज्ड पोर्शन है उधर नहीं ले सकते हो। जैसे देखो अगर इसका, देखो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर हम इसका नीचे भी, तो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन ना, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में लोगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो भी होगा किस डायरेक्शन में होगा? आई कैप वाले डायरेक्शन में ना। यहाँ पे अगर क्यूब रखा हुआ है तो पॉजिटिव ऑफ, सॉरी, जे कैप। अगर इसी बात करें इस वाले 5th नंबर सरफेस की अगर बात करें तो 5th नंबर सरफेस का यहां से परपेंडिकुलर यानी कि बाहर वाले डायरेक्शन, यहां पे क्यूब रखा हुआ है तो इससे बाहर वाले डायरेक्शन। देखो मैं आपको एक क्यूब लेके एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। क्यूब क्यूब क्यूब, अगर मुझे कोई क्यूब मिल जाता तो देखो मैं दिखा रहा हूं 3 मिनट। जैसे देखो ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, सॉरी, इसके कितने सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इस वाले सरफेस के अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और किस डायरेक्शन में? अपवर्ड में, सिर्फ अपवर्ड में। यही सिर्फ अगर एक रेक्टेंगल रहता, ये एक रेक्टेंगल रहता सिंगल, तो इसका आउटवर्ड भी हो सकता था, इनवर्ड भी। लेकिन अब चूंकि ये क्यूबॉइड बन गया है तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बाहर वाले डायरेक्शन में होगा, अंदर वाले डायरेक्शन में बिल्कुल भी। समझ में आ रही है कहानी? किसी भी जगह पे, किसी भी फिगर पे अगर तुमको कोई एरिया वेक्टर निकालने को कहीं पे भी बोल दे उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है वो क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। 2D फिगर्स के लिए जो परपेंडिकुलर बाहर जा रही है और जो परपेंडिकुलर अंदर आ रही है, दोनों। लेकिन 3D फिगर के लिए जो सिर्फ बाहर की तरफ जा रही है। समझ में आ गई कहानी? समझ गया? तो इसी तरीके से एरिया वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? क्लियर हो गया। तो आइए कुछ सवाल कर लेते हैं 3D फिगर से भी, ठीक है? 3D फिगर से कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल, ये कोई क्यूबॉइड है, क्यूब मान लो, जिसका लेंथ कितना है, जिसकी साइड कितनी है? सारी साइड इसकी क्या है? a है, ठीक। और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं लाइन नहीं बना रहा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? क्योंकि डायग्राम गंदा ना हो इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो पूछा गया आपसे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस, इस क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी गुजर रही है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू E A cos,
EA cos थीटा। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फिगर में खोजेंगे कि कितने सरफेसेस हैं इस फिगर में। तो चलिए उन सरफेसेस की बात करते हैं। तो इसमें सरफेस नंबर 1 ये वाला, इस वाले सरफेस को हर सरफेस के लिए लाइंस बना दे रहा हूं, सरफेस नंबर 1। फिर ये देखिए ये सरफेस नंबर 2 को नीचे रखते हैं, सॉरी 2 को थोड़े टाइम के लिए नीचे रखते हैं, इसको 2 रखते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हमारा क्या हो जाएगा 2, सरफेस नंबर 2 ये, ठीक है। उसके बाद इसको रखते हैं सरफेस नंबर 3, ठीक। फिर ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको रखते हैं सरफेस नंबर 4, जो आपके सामने दिख रहा है इसको क्या रखते हैं 4, इधर वाले को क्या रखते हैं 5, और जो पीछे है उसको क्या रखते हैं 6। समझ में आ गई बात? यानी कि 6 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे 6। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस पहले वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स 1 बोल देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे EA cos थीटा। अब ये थीटा फॉर्मूला किसके किसके बीच का था आपको पता है? ये थीटा एंगल किसके बीच का है? देखो उस समय आपको मैंने क्या बताया था, ये मान लीजिए कि कोई है, यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन और ये ऐसी लाइन जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, ये E का, तो ये वाला जो एंगल था वो था थीटा। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये इसके एरिया के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये इस एरिया, ये जो इस फिगर का एरिया है, इस एरिया के ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था ना आपको कि अगर मान लेते हैं ऐसे, देखिए ये मेरा हाथ है, कोई सरफेस है, तो ये वाली लाइन उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरीके से ऐसे जा रही है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है मेरे सरफेस के। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोल सकते हो क्या? एरिया वेक्टर का भी तो डायरेक्शन वही होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा को आप क्या बोल सकते हो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। चलिए तो अब एक काम करते हैं, ये cos थीटा पहला निकालते हैं। तो E हर जगह पे मैग्नीट्यूड क्या सेम है ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम E इनटू, अब इस वाले का एरिया जरा बताइए, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा a² इनटू cos। अब एंगल की बात करते हैं, ध्यान से समझना। इसके एरिया वेक्टर का, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। समझना, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दिख रही होगी आपको। मैं बताना अगर भूल गया हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब देखो ये अपवर्ड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे कितना हम लिख देंगे, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि फ्लक्स 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। चलिए फ्लक्स 2 आप निकालिए, E सेम हर जगह है। उसके बाद A यानी कि a² नीचे वाले का वैल्यू उतना ही। अच्छा, नीचे वाले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये वाला भी कितना 90 डिग्री, यानी कि ये भी किसके बराबर 0। अब फ्लक्स 3 की बात कर ले, चलिए फ्लक्स 3 की बात कर ले। तो फ्लक्स 3 किसकी वजह से होगा, सरफेस 3 की वजह से। तो सरफेस 3 से फ्लक्स 3 इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस 3, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस 3, और फार्मूला ये था। तो चलिए E A, इसका भी A into A स्क्वायर ही होगा इनटू cos। अब बताओ एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या है, ये है। और एंगल एरिया वेक्टर, इस सरफेस 3 के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऐसे होगा ना, बाहर की तरफ होगा ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री, cos कितना 180। अब cos 180 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 180 की वैल्यू किसके बराबर होती है बताइए जरा। cos 180 की वैल्यू होती है -1 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा EA² के बराबर, माइनस का EA², या -1 तो -EA²। चलिए अब बात करते हैं 4 की। 4 क्या है बच्चों, 4 कौन सा था, 1 2
3 4, सामने वाला 4 था, सामने वाला 4 था ना। अब सामने वाले का एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है ना। सामने वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, यानी कि E a स्क्वायर cos 90 डिग्री, यानी कि इसका भी 0। चलिए फ्लक्स 5 की बात करें। फ्लक्स 5 कौन सा सरफेस है, ये वाला है ना। अब बताओ मुझे कि एरिया वेक्टर के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, यही है। तो इस बार क्या लिखेंगे, E a स्क्वायर cos 0 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, अभी इसको कंप्लीट कर ले रहा हूं तो बता दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। E a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फ्लक्स 6, ये E a स्क्वायर समझ में आया ना। अब देखो फ्लक्स 6 कौन सा वाला है, पीछे वाला है, पीछे वाला, जिसका एरिया वेक्टर इस बोर्ड में अंदर की तरफ होगा, यानी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, E a स्क्वायर cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि नेट फ्लक्स जो होगा, कहीं पे मैं लिख रहा हूं नेट फ्लक्स, नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डॉट 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 फ्लक्स 6 तक, ठीक। यानी कि फ्लक्स 1 की वैल्यू 0, इसकी 0, इसकी माइनस E a स्क्वायर, इसकी 0, इसकी प्लस E a स्क्वायर और इसकी 0, यानी कि नेट फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई। और देखो ये एक रूल है, अगर कोई यूनिफॉर्म फिगर है, यूनिफॉर्म फिगर है और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हो तो उससे जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नेट फ्लक्स निकालने का तरीका होता है कि उसके सारे सरफेसेस से जो फ्लक्स निकल रहा है उन सबको मिला के क्या कर दो, जोड़ दो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और अगर वो फिगर यूनिफॉर्म है, फिगर यूनिफॉर्म का मतलब कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों बराबर होना चाहिए, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस बराबर होना चाहिए, इसी तरीके से ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिगर अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फ्लक्स उससे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा फ्लक्स के बारे में कुछ और बातें बता दो, इसको आप उतार लीजिएगा, फ्लक्स पॉज करके फ्लक्स के बारे में कुछ और बात बता दूं आपको। लिख लीजिएगा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन नहीं देखा था, the number of electric field lines passing perpendicular through a surface। तो नंबर क्या है, नंबर एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहां से भी समझ लो कि ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा था ना, ये क्या था, E is equal to फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा इसका SI यूनिट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, SI यूनिट E का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। चलिए तो इस तरीके से एक और दूसरा सवाल बनाइए। अगला सवाल है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हो गया L, ठीक, ये L है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये भी L और ये भी L, ठीक है। ये B हो गया, B B B और B, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया H, अगर ये H तो ये भी H, उसी लाइन पे लिख देता हूँ, ये H, ये भी H, ये भी H और ये भी H, ठीक है। L B H H ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू द फिगर, ये X, ये Y और ये Z। चलिए वही बात है, आप पॉज करके ट्राई कर दीजिए, कीजिए, मैं बना रहा हूँ, पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। इसको सबसे पहले बांट देंगे सर। अच्छा सुनो, एक सेकंड, सॉरी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बनाना ही भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके लिए बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर, और इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, E इंटू आई कैप, ठीक है, E इंटू आई कैप। चलिए आप पॉज करके
बना लीजिए, मैं बना रहा हूँ इसको एज यूजुअल बांट देंगे किसमें, ये हो गया हमारा फिगर नंबर सरफेस 1, नीचे वाला सरफेस 2, ये वाला सरफेस 3, ये वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस 4, ये वाला सरफेस 5 और पीछे वाला सरफेस 6। चलिए सरफेस 1 की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको निकालते हैं। सरफेस 1 की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स 1 बोल देते हैं, फ्लक्स 1। चलिए ऊपर यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी, मेरे ख्याल से हो जाएगा ना, L इंटू बी, एरिया L, सॉरी सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, सबके लिए E सेम है, फ्लक्स 1 E L B, ठीक है, E L B इंटू cos। अब जरा बताइएगा E का डायरेक्शन ऐसे है ना, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आई कैप के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर सरफेस 1 का किधर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव वाई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर सरफेस 1 के लिए किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि वाई डायरेक्शन में, यानी cos 90, तो मिला के 0। फ्लक्स 2 के लिए बताओ, ई तो सब में सेम है, फिगर 2। चलिए अब इसमें एरिया इसका भी L इंटू बी ही होगा, नीचे वाले के लिए भी, नीचे वाले का L इंटू बी ही होगा, इमेजिन कर लीजिए। अच्छा cos पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और नेगेटिव वाई में है किसका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये ऐसे, और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, यानी कि फिर भी क्या होगा, 90 होगा, यानी कि ये भी 0। चलिए फ्लक्स 3 की बात कर लेते हैं, जो कि होगा सरफेस 3 की वजह से, इसका हो जाएगा आपका B इंटू एच ही होगा ना, B इंटू एच, ये वाला B इंटू एच, यानी कि E इंटू बी इंटू एच इंटू कॉस। जरा बताइएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में, और इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा बच्चों, इसका एरिया वेक्टर होगा किधर की तरफ, नेगेटिव एक्स में, यानी कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, यानी कि माइनस ई बी इंटू एच। चलिए फ्लक्स 4 की बात करेंगे, जो कि सरफेस 4 की वजह से होगा। सरफेस 4 कौन सा, सामने वाला सरफेस। तो चलिए ई सेम सामने वाले सरफेस के लिए L इंटू एच, ये होगा ना, L इंटू एच, देख लो, अरे सामने वाला सरफेस ये है भैया, ये वाला, ये लाइन H और ये लाइन L और ये वाली H, इधर भी देखो LH ही मिल रहा है, यानी कि E इंटू LH इंटू cos। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y में, सॉरी पॉजिटिव x में, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव z में, ध्यान से देखना, बाहर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव z में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में और एरिया वेक्टर पॉजिटिव z में, दोनों में 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा ना, x और z बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कि cos 90, यानी कि इसकी वैल्यू 0, सबकी 0 है, ये गया से। चलो पांचवें फिगर के लिए देखते हैं। पांचवें फिगर के लिए ई तो सेम ही रहेगा। अच्छा उसके बाद इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली है ना, ये वाली देखो बी इंटू एच cos। अब जरा बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में, और एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स में, यानी कि cos 0, यानी कि ई बी एच। और इस तरीके से फ्लक्स 5 जो कि होगा, सॉरी फ्लक्स 6 जो कि होगा छठे एरिया की वजह से, छठा एरिया पीछे वाला, यानी कि ई, अब वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा H इंटू एल, पीछे वाले का ही होगा ना, L इंटू एच या H इंटू एल, एक भी बात लिखो, LH। अब बात कर लेते हैं एंगल की। तो जरा बताओ कि पीछे वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल पॉजिटिव x में, और इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, छठे एरिया का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, यानी कि नेगेटिव ऑफ z, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल पॉजिटिव x में, और ये अंदर की तरफ, यानी कि 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू 0। चलो फ्लक्स नेट निकाल लो, फ्लक्स नेट कैलकुलेट कर लो, यानी कि इतना प्लस इतना, यानी कि 0 प्लस 0 माइनस EBH, 0 प्लस EBH, नेट फ्लक्स 0 के बराबर। दिस इज द सॉल्यूशन। एक बात समझ लो कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर कोई यूनिफॉर्म फिगर है, यानी कि क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, इस तरीके का कोई फिगर है, स्फीयर है, यूनिफॉर्म फिगर है, और
अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखते हैं तो उस फिगर से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और इसी पे सवाल करते हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सवाल ना देखे, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये क्यूबॉइड है, इसकी साइड ए है, और अब की बार इसको ऑरिजिन पे ना रख के, यहां से एट ए डिस्टेंस की दूरी पे ऐसे रखा गया है, ए डिस्टेंस की दूरी पे रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार क्या है, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर नहीं है। E इज इक्वल टू किसके बराबर है? E इज इक्वल टू है E नॉट इंटू एक्स, यानी कि अब देखो E जो है ना x पे डिपेंड कर रही है, यानी कि x जितना बढ़ाते जा रहे हो उतना क्या होते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। x 1 रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, x 0 रख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो 1 रख रहे हो तो E नॉट इंटू 1, फिर E नॉट इंटू 2, E नॉट इंटू 3, E नॉट इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सॉल्व करना है हम। ठीक है, इस फिगर को सॉल्व करते हैं, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं बता रहा हूं वैसे ही फिगर, पहले इसमें फिगर काट देते हैं। फिगर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 1, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2, इधर वाला 3, बाहर वाला 4, इधर वाला 5 और अंदर वाला 6। ये वाला फिगर ऐसा होगा ना, ऊपर वाला फिगर ऐसा होगा। चलिए, तो पहले फिगर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है ना, ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला मैं बार बार याद दिला रहा हूं, ई ए कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हाट इज एरिया वेक्टर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2D फिगर में बोथ डायरेक्शंस में और 3D में सिर्फ आउटवर्ड में। यहाँ पे पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया, चलिए अब बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, अपवर्ड में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अच्छा चलिए लिख देता हूं मैं, ई की जगह पे क्या लिखूं अब मैं? ई की जगह पे देखो, अब की बार यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी वो वैरी करेगी, समझना, यानी कि यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ अलग होगी, नहीं होगी। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ ऐसे ई वाली लाइन यहाँ पे पहुंची, देखना समझना, ई वाली लाइन जैसे यहाँ पे पहुंच रही है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी, इधर कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, इस तरीके से अलग होगी। तो ई वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं हम, उससे हमको मतलब नहीं है, एक डायरेक्ट सा एक चीज समझ लेते हैं कि ई ए कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा ना, तो फ्लक्स 1 डायरेक्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो, फ्लक्स 1 डायरेक्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो। उसी तरीके से फ्लक्स 2 भी किसके बराबर लिख दो, ई ए
cos 90, इसको भी क्या लिख दो 0 लिख दो। अब बात करते हैं फ्लक्स 3 की। फ्लक्स 3 यानी कि ये वाला पोर्शन, जरा बताइएगा कि इसमें इसके हर जगह पे, इसके हर पार्ट पे E की वैल्यू सेम होगी। यहां पे पहुंच गया ना ऐसे ही, तो इसका हर जगह क्या है बराबर है। अब E की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अब उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी वो हम कैसे निकालेंगे वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिएगा सबसे पहले E किस पे डिपेंड कर रहा है x पे। यहाँ पे E की वैल्यू क्या है E0 है, और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं x की वैल्यू इस जगह के लिए, x की वैल्यू इस सरफेस तक पहुंचने के लिए x की वैल्यू किसके बराबर है a के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 a, ध्यान से सुनिएगा E0 a इंटू ये तो हो गई E की वैल्यू, ये हो गई किसकी वैल्यू E की वैल्यू। अरे देखो अगर यहाँ पे 1 यूनिट दूर रहता तो E0 इंटू 1 लिखते, x पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर यहीं पे रहता तो E0 इंटू क्या लिख देते 0 लिख देते। यहाँ से कितनी दूर पे है a यूनिट की दूरी पे, ये वाला डिस्टेंस कितना है a यूनिट की दूरी पे है, तो E0 इंटू a लिखा हमने। चलो अब इसका एरिया बता दो a स्क्वायर इंटू कॉस, जरा बताओ कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और E किस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि हो जाएगा माइनस E0 a क्यूब, माइनस E0 a क्यूब। चलिए अब फ्लक्स 4 की बात कर लेते हैं। फ्लक्स 4 कौन सा है सामने वाला, सामने वाले में डायरेक्शन से बात करो। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी कि ये कितना हो गया ये बाहर की तरफ, दूसरा मार्कर का है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि E a cos 90, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर। फ्लक्स 5 की वैल्यू बात करते हैं। अब देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए होगी 3 के लिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड 5 के लिए भी होगी ना। 5 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब देखो 5 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतने डिस्टेंस पे मिल रही है ना, देखो इतने डिस्टेंस पे मिल रही है, यहां से ये वाली, यहां से कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, यहां पे 5 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा ये 2a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्यूब का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लिया ना। देखो यहां से ऐसे देखो ये वाली लाइन, यहां पे हमको 5/5 फिगर मिल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा। तो E की वैल्यू E इंटू E0 इंटू 2a इंटू एरिया। अब इसका इस वाले फिगर का एरिया, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही की तरफ पॉजिटिव एक्स की तरफ ही, मतलब इसका एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब सबसे पहले इसका एरिया किसके बराबर होगा, तो एरिया तो इसका मैग्नीट्यूड होगा a इंटू a स्क्वायर इंटू cos 0 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2E0 a क्यूब, 2E0 a क्यूब। और उसी तरीके से फ्लक्स 5 की वैल्यू, सॉरी फ्लक्स 6 कौन सा, ये अंदर वाला फिगर है, यानी कि इसका एरिया वेक्टर नेगेटिव z में और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में, तो नेगेटिव z और पॉजिटिव x 90 डिग्री, यानी कि E a cos 90, यानी कि 0। अब एक बच्चों के बाद मन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं का क्यों निकाले हैं, E0 a और E0 2a का क्यों निकाले, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें तो आपने E लिखा, इसमें E लिखा, इसमें भी E लिखा, इसमें भी E लिखा। देखो इन ये जो एक पहला दूसरा चौथा और छठा ये सरफेस है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी वैरी करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, मैंने बताया ना कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। उसी तरीके से अगर सामने फिगर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारा एंगल ही आंसर बता दे रहा है कि इन सब के लिए क्या होगा 0 होगा, बस इसकी वैल्यू, यानी कि अब E नेट निकाल लो। फ्लक्स नेट किसके बराबर हो जाएगा, नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा 0 + 0 माइनस E a क्यूब प्लस 0 प्लस 2E0 a क्यूब, E0 a क्यूब और 2E0 a क्यूब, और ये 0 ये माइनस का है ना, यानी कि सिर्फ बच जाएगा E0 इंटू ये हो गया नेट फ्लक्स। अब देखो ये फिगर यूनिफॉर्म है लेकिन आंसर 0 नहीं आया। आंसर 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि E की वैल्यू क्या है, वैरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे E कुछ और है, यहाँ
रखा हुआ हो सकता है ना, यहाँ मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ, तो दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स दूर उनका स्ट्रेंथ क्या है, कमजोर है, और जैसे ही नजदीक आ रहे हो तो वैसे ही क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से आज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म हो गया। कल हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।